नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मादा प्रजनन तंत्र। हमने पीछे नर जनन तंत्र को कंप्लीट किया, अब हम पढ़ने वाले हैं मादा प्रजनन तंत्र क्या होता है, यानी महिलाओं के अंदर प्रजनन तंत्र या उसके अंग किस प्रकार से, कौन कौन अंग से कैसे कैसे काम करते हैं। जैसे आपने सुना होगा, जैसे यूट्रस से आपने बच्चादानी या गर्भाशय के बारे में सुना होगा, आपने अंडाशय ओवरी के बारे में, फ्लोपियन ट्यूब के बारे में सुना होगा, वेजाइना योनि वगैरह के बारे में सुना होगा, सर्विक्स से, क्लाइटोरिस से, हाइमन। इन चीज़ों के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, किस प्रकार से बच्चा एक डेवलप होता है, माँ के पेट के अंदर कैसे कैसे कौन कौन से अंग पहले डेवलप होते हैं, और किस किस प्रकार से, जैसे प्रेगनेंसी पीरियड क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंसेस, ब्लीडिंग किस प्रकार से होती है, मेनोपॉज, मेनार्की क्या है, एक एक चीज़ को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं हम। ठीक है ना। तो पढ़ते रहिएगा, साथ बने रहिएगा, एक एक चीज़ को अच्छे से समझाने का मेरा काम है, एक एक चीज़ को अच्छे से समझा के जाऊंगा भाई। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल के अंदर हमने जैसे पढ़ा, पीछे वाले लेक्चर हमने कंप्लीट किए, उसके अंदर हमने किस किस प्रकार से क्या क्या होता है, टेस्टिस क्या है, शुक्राणु क्या है, सीमन क्या है, इन चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है ना, अच्छे से, बहुत प्यार से। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मादा प्रजनन तंत्र का। तो हमारा आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव, और आपके लिए पेपर के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ चैप्टर है, तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मादा जनन तंत्र। ठीक है ना। कुछ वहम आपके दूर हो जाएंगे, कुछ आपको जो परेशानियां रहती है वो दूर हो जाएगी दिमाग से। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मान लो। ठीक है। यानी मादा प्रजनन तंत्र, यानी वो तंत्र, यानी मादा के वो अंग जो जनन क्रिया में भाग लेते हैं, यानी रिप्रोडक्शन के अंदर वो जो किसी प्रकार से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप कहते हो वो भाग लेते हैं ना, वो अंग जनन अंग कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? जनन अंग कहलाते हैं। और जनन अंगों से मिलकर एक तंत्र बनता है जिसको हम कहते हैं प्रजनन तंत्र, यानी जनन अंगों का तंत्र प्रजनन तंत्र, यानी मादा के जनन अंगों का तंत्र मादा प्रजनन तंत्र हो गया आपका, है ना। तो उन अंगों को दो तरीके से बांटा जा सकता है, यानी उनको दो भागों में बांट दिया अभी। एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक को क्या बोल दिया? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है ना। समझना है तो बने रहिएगा, फालतू के बकवास करने के लिए हम आए नहीं है, ना यहाँ करेंगे फालतू। ठीक है, व्यू के चक्कर में। यानी प्राथमिक जनन अंग कहा जाता है इसको, प्राथमिक जनन अंग। और आपने लेक्चर देखे भी होंगे। ठीक है। अपना पढ़ाने का तरीका है सिंपल सा है, बिल्कुल साफ साफ शब्दों में, सरल सरल शब्दों में हम समझाते हैं। ठीक। फालतू न तो बोलते हैं न बात। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, द्वितीयक जनन अंग। नोट्स बनाने के लिए तो ये क्लास आपकी और महत्वपूर्ण, और समझने के लिए उससे ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। जनन अंग दो प्रकार के हैं मादा के अंदर, प्राइमरी और सेकेंडरी। जिस प्रकार मेल जो था, पुरुष था, उसमें भी दो प्रकार के अंग थे, प्राइमरी जनन अंग और द्वितीयक जनन अंग। प्राइमरी जनन अंग वो जो प्राथमिक प्रकार के कार्य करता है, उसके बिना इन अंगों का कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो उसे हम प्राइमरी जनन अंग कहते हैं, जिसका नाम है ओवेरी। ओवेरी, ओवेरीज बोल दो, जिसको हम अंडाशय कहते हैं। क्या बोलते हैं? अंडाशय कहते हैं। ओवम बोल दो, ओवेरी बोल दो। ठीक है। अंडाशय कहते हैं, ये प्राथमिक जनन अंग है। अंडाशय को प्राथमिक जनन अंग क्यों कहा गया, ये बातें मैं वहीं लिख दूंगा, टेंशन मत लेना आप। ठीक है ना। आप पहले इस बात को लिख लो, ये अंग लिख लो। सेकेंडरी जनन अंग है जैसे फ्लोपियन ट्यूब, फ्लोपियन ट्यूब, इसका दूसरा नाम ओविडक्ट भी है। इसको हिंदी में डिंब वाहिनी या फ्लोपियन ट्यूब ही कहते हैं। डिंब वाहिनी या अंड वाहिनी कहते हैं इसको,
यानी एक नलिका है, ट्यूब है, ठीक है, जो जोड़े में पाई जाती है। तो ए पेयर ऑफ फलोपियन ट्यूब यानी एक जोड़ा फलोपियन ट्यूब का होता है, ठीक है ना। उसके बाद इससे पहले आप फिम्बरी लिख लो, इसका ही भाग है, चलो छोड़ दो। उसके बाद आप लिख लो यूट्रस। यूट्रस को वोम भी बोलते हैं, ये बात लिख लो आप, यानी वोम का मतलब बच्चादानी होता है और यूट्रस का मतलब होता है गर्भाशय। गर्भाशय के बारे में पढ़ने वाले हैं हम। उसके बाद में वेजाइना। वेजाइना यानी योनि के बारे में डिस्कस करेंगे। सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल, वो तो इतने के पार्ट हो गए ना, तो उनको बाद में डिस्कस करेंगे, इनके अंदर जब ये अंग पढ़ रहे होंगे, ठीक है। एक्सटर्नल जेनेटिलिया, बाह्य जनन अंग, जनांग बोल देते हैं, जनन अंग यानी बाहर जनन अंग है, वो भी किसी न किसी तरीके से प्रजनन तंत्र के अंदर हेल्प करते हैं, तो एक्सटर्नल जेनेटिलिया बोल देते हैं उनको, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हाइमन आपने सुना होगा, ठीक है, हाइमन। क्लाइटोरिस सुना होगा, जिसे भंग बोलते हैं, ठीक है। आपने लीबिया, लेबिया माइनोरा, लेबिया माइजोरा सुना, ठीक है। तो ये कुछ बाह्य अंग हैं जो क्या है, किसी न किसी प्रकार से ये भी सहायता करेंगे। हाइमन है, क्लाइटोरिस क्या है, लेबिया माइनोरा क्या है, लेबिया मेजोरा क्या है, यूरेथ्रल ओपनिंग क्या है, ठीक है, यूरेथ्रल ओपनिंग भी होती है यहाँ पे। तो ये जनन अंग है। अब सिंपल सा मैं एक डायग्राम बना के आपको एक समझा देता हूँ भी कौन कौन सा अंग क्या क्या काम कैसे कैसे करता होगा। अरे मेरे साथियों, मेरे साथिया वे, मेरे बेलिया वे, क्या बात है। दिखाई दे रहा है क्या यहाँ तक? ये थोड़ा हो गया इसका। ये हो गया आपका। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक डायग्राम छोटा सा, ठीक है। यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से थोड़ा सा इससे बना लो। इसको वेजाइना बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वेजाइना यानी योनि द्वार। वेजिनल ओपनिंग बोल दिया इसको, बाहर के पार्ट को वेजिनल ओपनिंग बोल दिया। क्या बोला, वेजिनल ओपनिंग यानी योनि द्वार बोल दिया इसको। इस भाग को हम बोलते हैं सर्विक्स। क्या बोलते हैं, सर्विक्स यानी सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं इसको, ठीक है ना, सर्वाइकल कैनाल। क्या बोलेंगे, सर्वाइकल कैनाल इस भाग को। यहाँ कैनाल यानी एक पाइप सी होती है, मतलब 2.5 सेंटीमीटर की लगभग। ये पूरा का पूरा यूट्रस है यानी गर्भाशय है ये आपका। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दोनों फ्लोपियन ट्यूब हैं यानी डिंब वाहिनी है।
ये भी क्या है, फ्लोपियन ट्यूब है। यहाँ पर स्थित होता है प्राइमरी जनन अंग जो ओवेरियन लिगामेंट से जुड़ा होता है। प्राइमरी जनन अंग, प्राइमरी जनन अंग जिसको हमने अंडाशय कहा, अंडाशय कहा, ओवरी कहा। ये भी अंडाशय और ये भी अंडाशय, यानी दोनों तरफ स्थित होता है। इस भाग को फिम्बरी बोलते हैं। इस भाग को क्या बोलते हैं, फिम्बरी बोलते हैं, झलरी। क्या बोलते हैं, झलरी। ठीक है। ऊपर वाले भाग को फंडस बोल देते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग नाम दिया जाता है। अलग अलग मांसपेशियां इसमें पाई जाती है। ठीक है। मायोमेटेरियम, इंडोमेटेरियम, पेरीमेटेरियम। ठीक है। तो ये होता है आपका भाग किसका, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन कौन सा भाग है, देखो एक छोटा सा भाग बात बताता हूँ आपको। देखो ये अंडाशय, इससे एक अंडे का निर्माण होता है और अंडे के निर्माण होने के बाद ये फ्लोपियन ट्यूब में चला जाता है। अंडे का निर्माण होने के बाद 14वें दिन जो मासिक चक्र होता है उसके 14वें दिन कहाँ चला जाता है, फ्लोपियन ट्यूब में चला जाता है। फ्लोपियन ट्यूब में एम्पुला भाग में जाके ठहरता है 24 से 28 घंटे। कितने, 24 से 48 घंटे। ठीक है। जब यहाँ पे 48 घंटे ठहरेगा और यहाँ वेजिनल ओपनिंग के माध्यम से, मतलब जैसे फिनिश इसमें एजैकुलेशन करेगा तो सीमन से जो क्या है, स्पर्म जो होंगे यानी शुक्राणु जो होंगे वो यहाँ तक पहुँचेंगे, इसके साथ मिलेंगे। अंडे के साथ जब स्पर्म मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन, निषेचन होगा। निषेचन के 7वें दिन गर्भाशय के अंदर बच्चा आ जाता है, यानी जाइगोट जो होता है वो यहाँ पे आके अंदर वाली परत से चिपक जाता है। कभी इधर चिपक जाता है, कभी इधर चिपक जाता है, कभी इधर चिपक जाता है। यहाँ चिपकने के बाद ये 9 महीने तक इस गर्भाशय के अंदर इसका पालन पोषण होता है, इसका गेस्टेशन होता है। गेस्टेशन होने के बाद पार्चुरेशन के समय, यानी जब डिलीवरी होती है 9 महीने के बाद, डिलीवरी के समय वेजिनल ओपनिंग के द्वारा इसको बाहर निकाला जाता है, जो सर्वाइकल कैनाल को बर्थ कैनाल भी कहा जाता है। समझ में आई बात। यानी यहाँ से अंडे का निर्माण होगा, वो यहाँ चला जाएगा, अंडा यहाँ जाकर रुकेगा और अंडा रुकने के बाद यहाँ से स्पर्म आएंगे, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन होगा और निषेचन होने के बाद बच्चा का भरण पोषण यहाँ होगा। यहाँ प्लेसेंटा बनेगा, एम्बिकल कॉर्ड बनेगी, क्रियोनिक लेयर बनेगी। तो वो चीज़ें आगे बच्चे का डेवलपमेंट किस किस प्रकार से होता है, फिटस भ्रूण जो होता है वो गर्भाशय में कैसे पलता फिरता है, ठीक है, वो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। अंडाशय के बारे में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फ्लोपियन ट्यूब के बारे में क्या पूछे जा सकते हैं, गर्भाशय के बारे में क्या पूछे जा सकते हैं, सर्वाइकल कैनाल के बारे में, वेजाइना के बारे में क्या पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम देखें हाइमन से क्या क्वेश्चन हो सकता है, क्लाइटोरिस से क्या हो सकता है, लेबिया माइनोरा मेजोरा से क्या क्वेश्चन हो सकता है, ओवम यानी अंडे से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, और मेस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक चक्कर से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। मासिक चक्कर में किस प्रकार से होता है, हार्मोनल एक्सचेंज होता है, हार्मोनल जो चेंजेज होते हैं उनसे क्या क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर हुई बात। ठीक है। हम पढ़ने जा रहे हैं फिर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव अंग ओवेरी के बारे में। ठीक है। उससे पहले मैं 2 शब्द आपको बता देता हूँ। 2 शब्दों का आप ध्यान रखना, बार बार पूछे जाएंगे या छोड़ दो एक बार, बीच में जब आएगा तब देख लेंगे। ओवेरी, तो आपको ओवेरी के बारे में क्या पढ़ना है। देखो प्राथमिक जनन अंग है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये मैंने लिख दिया, यानी प्राथमिक जनन अंग है, पहला जनन अंग है जो सब प्रकार के। पहला जनन अंग क्यों माना गया है, क्योंकि ये क्या करता है, ओवम का फॉर्मेशन करता है, ओवा या ओवम उसका निर्माण करता है एंड रिलीज, और इसका स्त्रावण भी करता है। यानी अंडे का निर्माण कहाँ होता है, अंडे का निर्माण और उसका स्त्रावण कह सकते हो या उसको छोड़ने का काम करता है, ओवेरी करती है। मैंने बताया ओवेरी अंडे का निर्माण करती है जिसके अंदर ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ग्राफियन फॉलिकल, वो चीज़ें भी मैं समझाऊंगा। दूसरा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कहा गया है, क्योंकि ये हार्मोन सिक्रेशन करने का भी काम करता है। क्या करता है, सिक्रेशन करने का काम करता है, यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह तो ओव्यूलेशन करने का काम करता है ये। ठीक है। और
एंडोक्राइन ग्लैंड यानी हार्मोन स्त्रावण करने का भी काम करती है, इसलिए इसको हार्मोन स्त्रावण करने का काम करती है, इसलिए इसको प्राथमिक जननांग कहा गया है। कौन कौन से करती है जी, लिख दो एक बार। प्रोजेस्टेरोन, स्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन। ठीक है, ये हार्मोन स्त्रावण करने का काम कौन करता है? ये करता है। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन वही भूमिका निभाता है जो पुरुष के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निभाता है। ये स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन सेम भूमिका निभाता है टेस्टोस्टेरोन की तरह। जैसे पुरुष को पुरुष बनाने में या पुरुष के जितने भी लक्षण पुरुष दिखाने की उसको कोशिश करते हैं या होते हैं, मूंछ दाढ़ी आना, उसकी चेस्ट जो उसका ब्रॉड होना, उसके बाद उसके मसल्स का ज़्यादा वो होना, ज़्यादा मजबूत होना महिलाओं की तुलना में, महिलाओं की त्वचा जो सॉफ्ट होती है पुरुषों की तुलना में, तो उसका कारण क्या रहता होगा ये बताएंगे। आवाज़ का भारी होना, तो पुरुष के लक्षण जितने भी हैं जो आपको दिखाई देते हैं यानी प्यूबर्टी यौवन अवस्था के समय, वो सेम के सेम एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं में महिला होने के लक्षण दिखाता है। जैसे आपको जी प्यूबर्टी, मैं एक शब्द लिख देता हूँ, ये ज़रूरी है आपके लिए। प्यूबर्टी यौवन अवस्था, महिलाओं में यौवन अवस्था कब आती है? तो महिला लास्ट 13 साल या 14वें साल के एंड तक क्या हो जाती है, उसके अंदर यौवन अवस्था आ जाती है, प्यूबर्टी आ जाती है। तो 8 से 13 साल आजकल तो मतलब जल्दी आने लगी है, क्योंकि खान पान का चक्कर होने के कारण, हार्मोनल चेंजेस के कारण मतलब लड़की जल्दी यौवन अवस्था में पहुंच जाती है। तो 8 से आप कह सकते हो 13 साल या 13 वर्ष की उम्र में पुरुष में इसकी तुलना में 2-3 साल लेट आती है। ठीक है, यौवन अवस्था आ जाती है। यौवन अवस्था आने पर उनके प्राइमरी और सेकेंडरी कैरेक्टर जो होते हैं या लक्षण जो होते हैं वो दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। तो यौवन अवस्था और यौवन अवस्था शुरू होने का पहला सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण जो महिला का है वो दिखाई देता है फर्स्ट मेंसेस कह सकते हो या फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से दिखाई देता है आपको। ठीक है ना, पहले मासिक चक्कर से, पहले मासिक चक्कर से यानी यौन अवस्था प्रारंभ होने का प्रथम जो लक्षण है आपको दिखाई देगा वो पहले प्राथमिक जो लक्षण वो ये सबसे पहले नजर आएगा महिलाओं में। पुरुषों में ऐसा होता नहीं है। महिलाओं में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है यानी मासिक चक्कर चलता है, 28 दिन का मासिक चक्कर जो होता है वो चलता है, उसमें लक्षण दिखाई देते हैं। यानी पहले होगी मेंसेस, होगी मेंसेस यानी ब्लीडिंग होगी पहली बार, उसे हम क्या कहेंगे ये चीज़ तो पढ़ने ही वाले हैं हम। ठीक है, तो वो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जब शुरू हो जाएगा तो महिला की यौन अवस्था शुरू हो जाती है, यानी महिला माँ बनने के योग्य तो नहीं कह सकते लेकिन बन सकती है। योग्य तो आप कम से कम 18-20 साल के बाद होती है, लेकिन बन सकती है। ठीक है ना, बन सकती है। आपने देखा भी होगा, भी आप जिस जनरेशन में हो, आपकी माँ जो है उनकी शादी बहुत जल्दी हो गई होगी, यानी आप किसी के 14 साल की मम्मी की उम्र होगी तब पैदा हुए, किसी 15 साल की उम्र होगी तब पैदा हुए थे, तो बन सकती है लेकिन कोई ज़्यादा मतलब योग्य नहीं होते। और आजकल तो मतलब आपने देखा भी होगा 13-14 साल 15 साल की 10th क्लास तक जो लड़कियां पढ़ती है वो माँ बनने योग्य कहाँ से हो जाएंगी, उनका मतलब फिजिकली ग्रोथ भी नहीं हो पाता, तो डेवलप होते हैं लगभग 18-20 साल के बाद। और मेंटली प्रिपेयर भी होना चाहिए। ठीक है ना, आदतों का सबका पता होना चाहिए। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है पहले मासिक चक्कर से पता चल जाता है। उसके बाद सेकेंडरी प्राइमरी का और भी होते हैं, जैसे आवाज़, हाई पिच वाली आवाज़ हो जाए, पतली पूरी पतली आवाज़ हो जाती है, और भी पतली आवाज़ हो जाती है। उसके बाद ब्रेस्ट जो होते हैं उनका डेवलपमेंट हो जाता है। मेमरी ग्लैंड जो होती है यानी स्तन ग्रंथियों का विकास हो जाता है, वहाँ से भी पता चलता है भी यौवन अवस्था शुरू हो गई है। उसके बाद पबिक जो मसल्स है यानी जो
पबिक मसल होती है वो भी क्या हो जाती है, ज़्यादा डेवलप होना शुरू हो जाती है। यानी ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, जैसे अंडर आर्म हेयर हो गया, पबिक हेयर हो गए, बालों का उगना, मतलब आप कह सकते हो हाथ के नीचे बालों का उगना, उसके बाद जनन अंगों पे बालों का उगना, ये क्या है, लक्षण है कुछ जो यौन अवस्था को दर्शाते हैं, जो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो और प्राथमिक जैसे एक तो ये हो गया, उसके बाद ओव्यूलेशन होना शुरू हो जाता है आपका, यानी अंडो उत्सर्जन होना शुरू हो जाता है। अंडो उत्सर्जन होना, अंडे का स्त्रावण होना, उत्सर्जन होना शुरू हो जाता है, ओव्यूलेशन भी होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो यौवन अवस्था किस वर्ष में आती है, ये है, मैंने बताया वो चीज़ें आप लिखने की ज़रूरत नहीं है, सब ने रट रखी होगी, है ना, सब ने रट्टा मार रखा होगा। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या कहते हैं, ठीक है। कहाँ लिखूँ मैं इस चीज़ को, यहाँ पे पॉज करो एक बार, इस चीज़ को हम करते हैं, ये तो उतार लिया होगा, देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे दिक्कत आएगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, मासिक चक्कर क्या होता है, समझते हैं ज़्यादा लिखते हैं कम। मासिक चक्कर क्या होता है, ये पहले बात तो कितने दिन का होता है, 28 दिन का होता है। कितने दिन का होता है महिलाओं में, नॉर्मली अप्रोक्सीमेट की बात करें तो 28 दिन का होता है, 42 का भी हो सकता है, किसी में कम का भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा के होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। 28 दिन वो 28 दिन होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल वो होता है जिसके अंदर महिला एक मतलब अपना ओवम जो होता है ना, यानी अंडा जो होता है, ओवेरी से एक अंडे का निर्माण होगा, ओवम जो होगा उसके लिए प्रेग्नेंट होने के लिए तैयार होती है, उसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। यानी 28 दिन में एक ओवम जो उसका निर्माण होता है, 28 से 29 दिन के अंदर, 28 से 29 दिन में किसका निर्माण होता है, एक अंडे का निर्माण होता है। उस दिन को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसके अंदर कुछ चेंज भी होते हैं, जैसे ओवेरियन चेंजेज या आप कहते हो यूट्रस चेंजेज जो होते हैं, यानी गर्भाशय के अंदर जो चेंज आता है उसको भी काउंट किया जाता है, और उसके अंदर अंडाशय में जो चेंज आता है वो भी, यानी बदलाव जो होते हैं उनको काउंट करके क्या किया जाता है, उसको इकट्ठा किया जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जैसे उसके अंदर ब्लीडिंग भी होगी, ठीक है, तो वो कितने दिन का, 28 दिन। मानना मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब क्या, मासिक चक्कर का मतलब है 28 दिन किसको तैयार होने में लगते हैं, मैच्योर होने के लगते हैं, एग को, ओवम को, ठीक है ना, एग को मैच्योर होने में लगते हैं, उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है 28 दिन का। यानी जब पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या कहा जाता है, और लास्ट को क्या कहा जाता है, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या कहा, यानी पहला जब 13 से 14 वर्ष की उम्र में स्टार्ट होता है तो उसको बोलते हैं मेनार्की। क्या बोलते हैं, मेनार्की। क्या बोलते हैं, रजो दर्शन, रजो दर्शन, ठीक है। दूसरा जो लास्ट का होता है लगभग 55 साल की उम्र तक, 55 वर्ष तक ये क्या हो जाता है, लास्ट होता है। उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, ओवम जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, ओवेरी ओवम जो होते हैं उनको ख़त्म कर देती है, तो उसको क्या कहा जाता है, तो मेनोपोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेनोपोज कहा जाता है उसको, यानी रजो निवृत्ति कहा जाता है, रजो निवृत्ति कहा जाता है उसको, रजो निवृत्ति, रजो निवृत्ति, यानी लास्ट के मेनोपोज, लास्ट का मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको क्या बोलेंगे, रजो निवृत्ति बोलेंगे, पहले को मेनार्की बोलेंगे। कितने दिन का होता है, 28 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 28 दिन का होता है। एक बात तो ये याद रखना, 28 दिन में पहले जो 1 से 5 दिन होता है उसे, उसमें क्या होता है, मेंसेस होती है, जिसको हम ब्लीडिंग बोलते हैं, ब्लीडिंग होती है, मेंसेस होती है, ठीक है, एंडोमेटेरियम के टूटने से होती है ब्लीडिंग। उसके बाद इनको 3 फेज के अंदर बांटा जा सकता है, जिसको याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो पहले कितने दिन ब्लीडिंग होती है, 1 से 5 दिन, किसी को 7 दिन होती है, किसी को 3 दिन होती है, किसी को 2 दिन या 3 दिन, वो अपनी सेहत के हिसाब से होती है। तो ब्लीडिंग को मेंसेस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मेंसेस बोल देते हैं, ठीक है। तो वो ब्लीडिंग कब है, शुरू के अंदर होती है इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में, 1 से 5 दिन, और 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। इसमें मैं बताऊँगा भी 28वें कौन से दिन
महिला के प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। 28 के कौन से दिन यानी ब्लीडिंग के कितने दिन बाद आपके प्रेग्नेंट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो दो बातें ये याद करना, ये समझने के लिए ज़रूरी थी, क्योंकि वहाँ पे मैं लिखूंगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है, आपको पता ही नहीं होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, हो जाएगा क्लियर। अब देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ओवेरी पढ़ रहे थे, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ लिया, यौन अवस्था पढ़ ली, जो इसके बारे में हमें समझना था, ज़्यादा मतलब उसको लिखना नहीं था। हार्मोन का निर्माण करता है और अंडे का निर्माण करने का काम करता है ओवेरी। इसके साइज़ की बात करें तो ये साइज़ या इसके शेप की बात करें तो कैसी शेप होती है, तो आप कह सकते हो इसकी शेप आलमंड या आलमंड जिसको बोल, या आप कह सकते हो ओवल शेप होती है। बात ही ख़त्म करो, ओवल शेप होती है यानी अंडाकार होती है, अंडाकार होती है। ठीक है, क्या होती है ये? अंडाकार होती है। दूसरी बात है इसका साइज की बात करें तो इसकी साइज की बात करें तो इसका साइज कितना होता है, तो इसका साइज होता है 4-3-2, सेम लिख लो 4-3-2 सेंटीमीटर। ठीक है, जिस प्रकार से टेस्टीज का साइज होता है उसके अप्रोक्सीमेट ये होता है, लगभग नियर का ही होता है। जैसे कहाँ 3-2-1 लिख लो चाहे। ठीक है, एनसीईआरटी वाला लिखा देता हूँ आपको, 3-2-1 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर लंबी होती है, 2 सेंटीमीटर वाइड यानी चौड़ी होती है, और ब्रॉड यानी सेंटीमीटर लंबी चौड़ी ऊंची होती है ना। ये इसका साइज हो गया, इसका आकार हो गया। काम क्या करती है ये? अंडे का निर्माण करती है और उसका स्त्रावण करती है, उसका उत्सर्जन करती है। ठीक है, हार्मोन सिक्रेशन करती है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सेशन। ठीक है, हार्मोन जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। एस्ट्रोजन सारे की सारी भूमिका निभाता है महिलाओं के अंदर, जैसे ब्रेस्ट जो हो गए, स्तन ग्रंथियों का विकास करवाना, जनन अंगों का विकास करवाना। ठीक है ना, जनन अंगों का विकास करवाना, मेंस्ट्रुअल साइकिल को मतलब क्या करना, कंट्रोल करना। इस चीज़ें सारी की सारी एस्ट्रोजन हार्मोन करता है। बाकी हार्मोन मैं पढ़ाऊंगा ग्रंथियों के अंदर। ठीक है ना, तो ये बात तो हो गई इसकी। इसकी लोकेशन कहाँ होती है? लोकेटेड लोअर एब्डोमिनल कैविटी बिटवीन यूरेनरी ब्लैडर एंड रेक्टम, या पेल्विस रीजन लिख सकते हो आप। लोअर एब्डोमिनल रीजन जो है या कैविटी है उसको क्या बोलते हैं? पेल्विस रीजन भी कहा जाता है, उसमें स्थित होती है। आप कह सकते हो यह उदर गुहा में मलाशय व मलाशय और मूत्राशय के बीच स्थित होती है। अरे कहाँ यूट्रस का लिखा दिया गया। कहाँ दिमाग चला गया यार। लोकेटेड इन लोअर एब्डोमिनल कैविटी बिसाइड यूट्रस, यानी उदर गुहा में गर्भाशय के दोनों तरफ स्थित होती है। गर्भाशय के दोनों तरफ स्थित होती है, लिख लें।
मैंने बनाया था, ये तो गर्भाशय था। गर्भाशय की एक ओवेरी इधर बनाई थी, एक इधर बनाई थी, ठीक है। तो ओवेरी दोनों तरफ स्थित होती है। इसका काम क्या होता है? ये काम होता है, ठीक है। इसका निर्माण किस किस प्रकार से होता है? ठीक है, अगर ये चीज़ लिख ली हो तो इसको भी साफ कर देते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको, देखो कुछ चीज़ें आपको सीखनी ज़रूरी है। ओवेरी जो होती है ना, ओवेरी, उसके अंदर अगर फॉलिकल की बात करें, यानी जो फॉलिकल की बात करें, यानी इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं। ओवेरी के अंदर क्या पाए जाते हैं? ग्राफियन, ग्राफ नामक एक वैज्ञानिक था जिसने इसका नाम रखा था फॉलिकल पाए जाते हैं। ग्राफियन फॉलिकल यानी ग्राफियन फॉलिकल क्या पाए जाते हैं? ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं। इसके अंदर कितने ग्राफियन फॉलिकल होते हैं? तो इसके अंदर मतलब 2 लाख से भी ज़्यादा होते हैं बर्थ के समय। उससे पहले यानी आप जन्म लेते हैं ना, महिला जब जन्म लेती है तो उसके साथ ही जन्म लेने यानी जब उसका डेवलपमेंट हो रहा है तब भी ग्राफियन फॉलिकल या आपके अंडे तैयार हो जाते हैं। वो मैच्योर नहीं होते, वो अरेस्ट हो जाते हैं। मतलब आपके जब आप कहते हो, जब आप कोशिका विभाजन पढ़ते हो, मान लो उसके अंदर आप पढ़ते हो भी कौन सा? सूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस, जिसके अंदर आप पढ़ते हो मियोसिस 1 के अंदर आके वो क्या हो जाते हैं? अरेस्ट हो जाते हैं, वहाँ पे जाके रुक जाते हैं। उसके बाद जब उसका क्या होता है? बर्थ होता है, तो वो मियोसिस 2 पूरा करते हैं। और उसके अंदर कुछ पूरा करने के बाद मतलब क्या होता है? वो एक अंडे का मैच्योर होता है। तो आप कह सकते हो ग्राफियन फॉलिकल यानी जो अंडाशय था उसके अंदर पहले ही कोशिका थी जो किसका निर्माण करने वाली थी? किसका निर्माण करने वाली थी? जो अंडे का निर्माण करने वाली थी, यानी ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण करने वाली थी। ग्राफियन फॉलिकल उसे बोला जाता है जो अंडे का निर्माण करेगा। अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल ये कितने होते हैं? तो आप कहो तो कम से कम 20 से 30,000। जब यौवन अवस्था तक पहुंचती है तो कुछ इसमें नष्ट हो जाते हैं। बर्थ के समय 2 लाख से ऊपर होते हैं लगभग। और 20 से 30,000 तक इसके अंदर ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं। कितने? 20 से 30,000 तक, 20,000 से 30,000 तक ये इनकी संख्या पाई जाती है। लेकिन महिला अपने प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान 400 से 500 ओम ही रिलीज कर पाती है। कितनी? 400 से 500, क्योंकि एक महीने में, 12 महीने में कितने करती है? 13 करती होगी। 12 महीने में कितने रिलीज कर देती होगी? 13। उसमें से उसके प्रेगनेंसी पीरियड यानी वो प्रेग्नेंट भी हुई है तो वो भी काट दो। इसके बाद लगभग मान के चलो आप, वो 400 से 500 ओम ही रिलीज करती है अपने प्रेगनेंसी पीरियड के अंदर। और पाए कितने जाते हैं? 20 से 30,000 ओवेरी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, कितने रिलीज कर सकती है? तो 400 से 500 ओम रिलीज बाय ए फीमेल इन प्रेगनेंसी पीरियड, यानी गर्भ अवधि के दौरान वो 400 से 500 के बीच में ही ओवम क्या कर सकती है? रिलीज कर सकती है। ठीक है ना। और 20 से 30,000 उसके पाए जाते हैं। और ग्राफियन फॉलिकल ही क्या बनाएंगे? वो ही एक ओवम का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? वो ही एक अंडाशय का निर्माण करेंगे। याद रखना, किसका निर्माण करेंगे? अंडाशय का निर्माण करेंगे। ठीक है, वो ही अंडाशय का निर्माण करेंगे। देखो मैं बताता हूँ आपको अंडाशय का निर्माण किस प्रकार से करेंगे। एक कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, ये चीज़ें आपको याद करनी है। ये आपका अंडाशय है, अंडाणु का निर्माण करेंगे। ठीक है ना, अंडे का, ये अंडाशय मान लो। इसके अंदर ये क्या था? ये था आपका ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन है फॉलिकल, जीएफ लिख लो। ठीक है ना। अब ये थोड़ा इतना हो गया, इस प्रकार से हो गया, मान लो इस प्रकार से इसको दें तो इसको बोलते हैं ग्रोविंग ओवम कह दो, ग्रोविंग एग कह दो, यानी फूलता हुआ एक अंडा। अब देख लो, इसको बोल दिया
ये भी क्या हो गया, ग्रोविंग ओवम हो गया। अब तक फला फूला नहीं है। अब यहाँ पे जाके ये बीच में चला जाता है अंडा, और ये हो गया आपका पूरा थोड़ा बड़ा, तो इसको बोल देंगे मैच्योर ओवम यानी मैच्योर परिपक्व अंडाणु। अब 14वें दिन क्या होगा, ये हो गया, ये कर देगा इसको बाहर। इसको बाहर करने के बाद ये तो अंडा तो निकल गया बाहर, यानी ये तो क्या है, ओवम है। ठीक है, ये तो क्या है, ओवम है। और ये ऊपर वाला हिस्सा आगे चला गया, यानी ये खाली हो गया। अब ये ऊपर वाला हिस्सा अलग चला गया, यानी ग्राफियन फॉलिकल ने क्या किया, अंडे को बाहर फेंक दिया, रिलीज कर दिया, या ये रप्चर हो जाता है। रप्चर होने के बाद इसने इसको बाहर फेंक दिया, यानी ओवम क्या है, ओवेरी से बाहर चला गया। बचे हुए भाग को बोलते हैं हम कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोल देते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम पीले रंग का भाग है। और उसके बाद ये लास्ट में क्या हो जाता है, डी जनरेट कॉर्पस ल्यूटियम। बस ये वापस इस अंडाशय के अंदर समा जाता है। तो इस प्रकार से ये 14-28 दिन का सर्कल होता है, जिसे मेस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं और ओव्यूलेशन बोलते हैं। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, अंडे के बाहर निकलने की क्रिया को ओव्यूलेशन बोलते हैं। तो ये ग्राफिन फॉलिकल क्या होता है, इस बात को समझना। ग्राफिन फॉलिकल कुछ नहीं है, जिससे अंडे का निर्माण होगा वो ग्राफिन फॉलिकल है। कितने, लगभग इतने पाए जाते हैं, 400 से 500 ओम रिलीज कर पाती है महिला। और ये इस प्रकार से ओवेरी 14वें दिन रिलीज करती है। ये घटना कब होती है, 14वें दिन होती है। कब होती है, 14वें दिन। ठीक है, और इस क्रिया को ओव्यूलेशन बोलते हैं। ठीक है, आगे और बता दूंगा। ओव्यूलेशन यानी अंडो उत्सर्जन कहा जाता है। अंडो उत्सर्जन, अंडे का उत्सर्जन हो गया, उसे अंडो ओव्यूलेशन बोला जाता है 14वें दिन। इस दिन महिला अगर क्या करे, सेक्सुअल इंटरकोर्स करे, तो उसके बाद प्रेग्नेंट होने के चांसेस 100% होते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ग्राफियन फॉलिकल के बारे में पढ़ लिया हमने, ओवेरीज के बारे में पढ़ लिया क्या है, ओवम के बारे में 4 बातें बता देता हूँ। ठीक है ना, ओवम क्या है, ओवम क्या है, अंडाणु। ओवम को क्या बोला जाता है, अंडाणु। ये बार बार शब्द आएगा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। अंडाणु, या इसको एग कहा जाता है, या इसको डिम्ब कहा जाता है। ठीक है क्या जी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है, यानी महिला की मादा जनन कोशिका है। महिला जनन कोशिका को नाम दिया जाता है ओवम। दूसरा क्वेश्चन बनता है इससे, लार्जेस्ट सेल ऑफ बॉडी। लार्जेस्ट सेल ऑफ बॉडी, हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे बड़ी, सबसे छोटी शुक्राणु है, और ये अंडाणु है। ठीक है, ओवम अंडाणु। क्या बोला, फीमेल रिप्रोडक्टिव या फीमेल गैमेट भी बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे, फीमेल गैमेट भी कहा जाता है इसको, यानी मादा युग्मक कहा जाता है। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। मादा युग्मक को क्या कहा जाता है, ओवम अंडाणु कहा जाता है, या सिंगल फॉर्म में ओवा कह दिया जाता है। ठीक है ना, ओवा, ओवम, अंडाणु, डिम्ब, एग। ठीक है, फीमेल गैमेट भी कह दिया जाता है। कैसा सेल है जी, ये गोलाकार होता है, हैप्लॉइड होता है, शेप में गोलाकार होता है। अंडाणु इसलिए कहा अंडे जैसा होता है, तो हैप्लॉइड होता है। अगुणित कोशिका होती है, कैसी होती है ये, हैप्लॉइड होती है, जिसके अंदर 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जोड़े में गुणसूत्र नहीं पाए जाते, जोड़े में गुणसूत्र नहीं पाए जाते, केवल 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। बाकी कोशिकाओं में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन इसके अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं। नंबर के अंदर संख्या ही 23 है इसकी। ठीक है ना, अगुणित कोशिका होती है। क्या होती है, अगुणित कोशिका होती है।
निर्माण किसके द्वारा होता है जी? इसका निर्माण होता है जी अंडाशय द्वारा, इसका निर्माण होता है, अंडाशय द्वारा इसका निर्माण होता है, अंडाशय द्वारा निर्माण होता है, ठीक है ना। अंडाशय द्वारा निर्माण होता है, गोलाकार होता है, 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? मादा युग्मक कहा जाता है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, महिला जनन कोशिका है, डिम ये, ठीक है। बच्चे का निर्माण जो होगा वो एग इससे और स्पर्म से मिलके ही होगा। किससे? स्पर्म और ओम से मिलके होगा, जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहेंगे, वो आगे कहेंगे क्योंकि अब तो कहने का मूड नहीं है, ठीक है ना। कब कहने वाले हम? जब थोड़ा सा आपको अच्छे से कुछ चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये ओम है, निकल रहा है, ठीक है। ये बात आप लिखना चाहो तो लिख लो, चलो आगे लिखाएंगे, चलो लिख लो, चलो आगे लिखाएंगे, चलो लिख लो यार। ओव्यूलेशन, ये देखो ये शब्द यहाँ पे लिखा है ओव्यूलेशन। अंडो उत्सर्जन क्या होता है? तो आपको अंडे का या अंडाणु का अंडाशय से या अंडाणु का अंडाशय के द्वारा उत्सर्जन करना, उत्सर्जन ओव्यूलेशन कहलाता है, ठीक है। और ओव्यूलेशन ये होता कौन से दिन है? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के यानी मासिक चक्कर के 14वें दिन होता है, मासिक चक्कर के 14वें दिन होता है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, अंडो उत्सर्जन क्या है या अंडो उत्सर्जन मासिक चक्कर के कौन से दिन होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको आंसर देना है कौन सा? 14वें दिन, मासिक चक्कर के 14वें दिन, मासिक चक्कर के 14वें दिन अंडो उत्सर्जन है, ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन एक प्रोसेस है, जो क्या होती है? प्रोसेस किसकी प्रोसेस से? एग रिलीजिंग की प्रोसेस जो होती है उसको क्या बोला जाता है? ओव्यूलेशन बोला जाता है। यानी अंडे का अंडाशय के द्वारा उत्सर्जन करना ही अंडो उत्सर्जन कहलाता है। ओव्यूलेशन 14वें दिन होता है, मासिक चक्कर के 14वें। मेंस्ट्रुअल साइकिल मैंने बताया था 28 दिन का होता है, उसके बीच वाले दिन यानी 28, 14 इधर 14 इधर 14 के बीच में 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है, ठीक है ना। और ये अंडा निकल कर किस में पहुँच जाता है? इस प्रकार से ये, और आगे का भाग फिर ग्राफिन फॉलिकल का कॉर्पस ल्यूटियम कहलाता है। क्लियर हुई बात? तो ये ओवेरी मेरे हिसाब से क्लियर हो गई आपकी। बहुत टाइम खा गया यार मैं तो। ठीक है, इतनी देर में तो आपका पूरा चैप्टर हो जाता है मेरे हिसाब से। है ना। दूसरा भाग है आपका फिम्ब्री, छोड़ दो यार, फ्लोपियन ट्यूब पढ़ो सीधा। फ्लोपियन ट्यूब, ओविडक्ट भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? ओविडक्ट या डिंब वाहिनी। क्या हिंदी में इसका दूसरा नाम अंडवाहिनी भी है? क्या है? अंडवाहिनी, दो नाम हो गए इसके, फ्लोपियन ट्यूब, डिंब वाहिनी, अंडवाहिनी, ठीक है। ये बात तो क्लियर हो गई। इसको फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। क्या है यार, ठीक है। समझाने में कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, समझाइए, एक एक चीज़ आ रही है आपको समझ में, नहीं आ रही तो पता नहीं, आ रही है समझ में? ठीक है, समझ में आ रही है नहीं आ रही वो मेरे को पता नहीं। अगर आप इसी तरीके से पढ़ना चाहते हो तो आप क्या करो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, बेटर एनरोल ऐप है जो उसका, उसके अंदर आपको क्या मिलेगा? उसके अंदर आपको बायोलॉजी स्पेशल का मेरा कोर्स मिलेगा, वहाँ पे पूरे लेक्चर आपको दिए जाएंगे। ये डेमो वेमो है, ठीक है ना, जो किस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा ये दिखाने के लिए भी आप भ्रमित होके वहाँ नहीं चले जाओ, वहाँ पे यहाँ पे आप तैयार होके जाओ भी, इस तरीके से पढ़ाया जाएगा। हर चैप्टर जो मेरे से पढ़ता है उसको पता है, अभी ये नहीं है अभी 4 चैप्टर डेमो में अच्छे डाले गए उसके बाद कुछ पढ़ाया नहीं, बिल्कुल 101% चीज़ें पढ़ाएंगे आपको, 101 से 110% ही पढ़ाएंगे,
ठीक है, थोड़ा पानी पी लेता हूँ, प्यास लग जाती है। तो वहाँ से आप कोर्स परचेज भी कर सकते हो। फ्लोपियन ट्यूब क्या है? एक नलिका है, जैसे ये नलिका, ये नलिका, ठीक है। जैसे मैंने ये बनाया था इस प्रकार से, ये मान लो गर्भाशय है, और इसके यहाँ से, इसके यहाँ से ये नलिका जा रही है, एक है ये नलिका, इसको फिम्बरी बोल दिया। ये अंडाशय है यहाँ पे, ये अंडाशय है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका नाम फ्लोपियन ट्यूब बताया था। तो आप कहोगे जी एक इधर है एक इधर है, तो ये वन पेयर होता है इसका, एक जोड़े में पाई जाती है, जोड़े में एक संख्या कितनी पूछे आपसे तो 2 होती है, संख्या 2 होती है। लंबाई पूछे, इसकी लेंथ पूछे तो लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर। इसका फंक्शन क्या है, इसका कार्य क्या है जी? तो ये कार्य क्या है, ये कैरी एग फ्रॉम ओवेरीज टू यूट्रस, यानी अंडे को अंडाशय से, अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचाता है, गर्भाशय तक पहुंचाने का काम करता है। अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचाने का काम किसका? फ्लोपियन ट्यूब। अंडा यहाँ से निकला, कुचुक 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 यहाँ पहुंचा, यहाँ से ये फ्लोपियन ट्यूब के माध्यम से यहाँ पहुंचता है। इधर से भी निकलता है तो ये इधर 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 जाके इधर जाता है ये, ठीक है ना। तो फ्लोपियन ट्यूब एक तो ये काम करती है, ठीक है। एक फर्टिलाइजेशन, प्रोवाइड appropriate environment for fertilization। ये आ गया ना फर्टिलाइजेशन, यानी निषेचन के लिए, निषेचन के लिए उपयुक्त उपयुक्त वातावरण सेट करती है। ठीक है, क्या करती है? वातावरण सेट करती है। मेरे बेलिया ऐसे धोखा मत दे भाई, तू ही तो सारा है मेरा, मेरे पास डिजिटल बोर्ड थोड़ी ना है ना। यानी फर्टिलाइजेशन भी कहाँ होगा, तो आप लिख लो निषेचन। इस बात से समझ जाने चाहिए आप, निषेचन फ्लोपियन ट्यूब में होता है, ये बात आप लिख लो। बहुत बार क्वेश्चन आया है, इस बात से समझ जाने चाहिए, लेकिन इस बात को भी आप लिख लो। फ्लोपियन ट्यूब 10 से 12 सेंटीमीटर नलिका है। ये सिलिएटेड मसल होती है इसके अंदर, या पेरिस्टालसिस मोशन जो होता है उसके द्वारा अंडा मूव करता है, आप कह सकते हो। इसके अंदर सिलिएटेड यानी बाल जैसी संरचना होती है, बाल जैसे होते हैं इसके अंदर, बाल होते हैं ऐसे ऐसे छोटे 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 हेयर लाइक स्ट्रक्चर मान लो। वो बाल क्या करते हैं, अंडा यहाँ आया, ऐसे ऐसे हिलते रहेंगे हिलते रहेंगे हिलते रहेंगे, जिस भाग में पहुंच जाएंगे इस भाग में पहुंच के रुक जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो सबसे चौड़ा भाग है ना फ्लोपियन ट्यूब का, ठीक है, इन लार्ज पार्ट जो है उसको एम्पुला, वैसे 4 भाग होते हैं इसके, तो आपको एम्पुला याद करना है बस। इसको क्या कहा जाता है? एम्पुला कहा जाता है। चौड़े भाग को सारे को एम्पुला कहा जाता है, ठीक है ना। और ये एम्पुला है क्या, तो आप कह सकते हो साइट ऑफ ए फर्टिलाइजेशन, यानी निषेचन की जगह है, निषेचन
का स्थान है। आपसे क्वेश्चन थोड़ा डीप पूछ ले, फ्लोपियन ट्यूब के किस भाग में, फ्लोपियन ट्यूब के किस भाग में निषेचन होता है, तो एम्पुला भाग में होता है। किस में होता है? एम्पुला भाग में। और एम्पुला भाग में लगभग ओवम यानी अंडाणु अंडाणु कितने 24 से 48 घंटे तक ठहरता है। 24 से 48 घंटे तक ठहरता है। यानी ओव्यूलेशन 14वें दिन हुआ, जैसे ओव्यूलेशन के बाद कहाँ आ जाता है? एग फ्लोपियन ट्यूब में 48 घंटे तक, 24 से 48 घंटे तक एम्पुला के अंदर ठहरता है। अगर हो जाए फर्टिलाइजेशन, लेकिन निषेचन के बाद 7 दिन तक ठहरता है। जायगोट फ्लोपियन ट्यूब में रहता है, 7वें दिन गर्भाशय में जाता है। देखो बात कहने की कोशिश, समझने की कोशिश करो भी। जैसे ही एग क्या हुआ, अंडाशय से रिलीज हुआ, अंडाशय से निकल के वो फिम्बरी के द्वारा कैच कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है उसको। मतलब फिम्बरी और जो अंडाशय वो टच नहीं होते, वैसे ऐसे दूर होते हैं। जैसे ही एग को ये छोड़ेगा तो ये हार्मोनल, मतलब अपनी तरफ मैग्नेटिक पावर कह लो, कुछ भी कह सकते हो, उसके अंदर ही अपने आप कैच कर लेगा, जैसे पंजे से कैच किया, इस प्रकार की संरचना है। अब ये फ्लोपियन ट्यूब में डाल देगा। ये मान लो इस तरीके से, मान लो ये दोनों फ्लोपियन ट्यूब है, ये फिम्बरी है, फ्लोपियन ट्यूब है, फिम्बरी है, इस प्रकार से गर्भाशय होता है ना। ऐसे ही उसने दिया, एग दिया। ये 14वें दिन आके यहाँ पे चौड़ी भाग होता है अपना, मतलब चौड़ा मेरा तो नहीं है, चौड़ा भाग होता है, इसको एम्पुला बोल दिया। एम्पुला में आके 24 से 48 घंटे ठहरता है। जैसे स्पर्म यहाँ पर आ गए, मान लो स्पर्म यहाँ पे आ गए और फर्टिलाइजेशन हो गया, यानी एग के साथ क्या मिल गया आपका? शुक्राणु मिल गया। शुक्राणु मिल गया तो यहाँ पर 7 दिन तक ठहरेगा, उसके बाद गर्भाशय के अंदर जाएगा। किसके अंदर जाएगा? गर्भाशय के अंदर जाएगा। तो 7 दिन निषेचन हो गया, यानी महिला प्रेग्नेंट हो गई तो 7 दिन रहेगा यहाँ पे। महिला प्रेग्नेंट नहीं हुई तो 48 घंटे के बाद ये अपने आप गर्भाशय में चला जाता है, और गर्भाशय में जाने के बाद अगले मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लीडिंग के साथ ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ओवम फ्लोपियन ट्यूब में कितने दिन ठहरता है? तो 24 से 48 घंटे, आप कह सकते हो 1 से 2 दिन। जायगोट बन जाए, अगर महिला प्रेग्नेंट हो गई तो 7 दिन तक जायगोट रहता है फ्लोपियन ट्यूब में। ठीक है, काम क्या है? कितनी लंबी संरचना है। और इसको काट दिया जाए, यहाँ से काट दिया जाए और यहाँ से काट दिया जाए, यहाँ से काट के इसको बांध दिया जाए, यहाँ से काट के इसको बांध दिया जाए। अब जगह ख़त्म। अब इसको काट के यहाँ से बांध दिया जाए, इसको काट के यहाँ से बांध दिया जाए। अब ओवम तो बाहर नहीं जाएगा, यहाँ आएगा, धक्का मारेगा, वापस चला जाएगा। यहाँ आएगा, इसके द्वारा क्या कर लिया जाएगा? रीअब्जॉर्प्शन कर लिया जाएगा। अब यहाँ से नहीं जाएगा तो महिला प्रेग्नेंट होगी क्या? महिला प्रेग्नेंट होगी क्या? तो आप कहोगे नहीं होगी, प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस क्रिया को कहा जाता है महिला नसबंदी। महिला नसबंदी, महिला नसबंदी कहा जाता है। ठीक है ना, स्टरलाइजेशन कहा जाता है इसको। और महिला नसबंदी का रासायनिक नाम अब देख लो, क्योंकि इसको क्या कहा हमने? ट्यूब, ठीक है ना। तो ट्यूबैक्टोमी, ट्यूबैक्टोमी का मतलब काटना, ट्यूबैक्टोमी। ठीक है ना, महिला नसबंदी को ट्यूबैक्टोमी कहा जाता है। जब फ्लोपियन ट्यूब, दोनों ऑपरेशन बोलते हैं, गाँव में ऑपरेशन बोल देते हैं, महिला ने ऑपरेशन करवा लिया, 2 बच्चों के बाद ऑपरेशन करवा लिया, 1 बच्चे के बाद ऑपरेशन। तो ऑपरेशन का मतलब क्या है? दोनों तरफ से फ्लोपियन ट्यूब को काटा गया है और उसको सील कर दिया गया है, यानी कट करके उसको सील यानी बांध दिया गया, ताकि ओवम अब कहाँ तक ना पहुँच पाए, आपके एम्पुला रीजन तक नहीं पहुँच पाएगा। शुक्राणु आएंगे, आकर वापस चले जाएंगे, ख़त्म कर दिए जाएंगे आपके गर्भाशय के द्वारा। अब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा, तो महिला कभी भी प्रेग्नेंट नहीं होगी, महिला कभी भी प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो ऐसा करने के लिए ट्यूबैक्टोमी एक परमानेंट इलाज है, किसका? प्रेगनेंसी को रोकने का। ठीक है ना, बात हुई क्लियर। तो फ्लोपियन ट्यूब भी क्लियर हो गई हमारी। फ्लोपियन ट्यूब के बाद यूट्रस यानी गर्भाशय। यानी गर्भाशय क्या है? गर्भाशय
गर्भाशय क्या है? इसका दूसरा नाम वोम भी है। वोम यानी जिसको बच्चादानी कहा जाता है। वोम का मतलब बच्चादानी, यूट्रस का मतलब गर्भाशय होता है। ठीक है। इनवर्टेड पियर शेप की होती है, या आप कह सकते हो उल्टी नाशपाती के आकार की होती है। नाशपाती सुना होगा, नाशपाती, उल्टी नाशपाती के आकार की होती है। ठीक है। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। द्वितीयक जनन अंग है। दो बात क्लियर हो गई आपकी। आकार इसका 10 गुणा 6 गुणा 3 सेंटीमीटर के लगभग होता है। ठीक है। इसका साइज जो है वो कितना होता है, तो इतना होता है। ठीक है। और इसका वजन पूछे, अगर वेट पूछे, वेट तो पहली प्रेगनेंसी, बिफोर फर्स्ट प्रेगनेंसी, लगभग इसका होता है 50 से 100 ग्राम के बीच में। ठीक है ना। पहली प्रेगनेंसी से पहले इसका वजन होता है 50 से 100 ग्राम। उल्टी नाशपाती के आकार की होती है। ठीक है। द्वितीयक जनन अंग है उल्टी नाशपाती। इसका आकार 10 गुणा 6 गुणा 3 सेंटीमीटर साइज होता है। इसका वेट इतना होता है। ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है, कार्य क्या होता है, यानी इसका कार्य क्या होता है? तो कार्य इसका होता है, एक तो रिसीव जाइगोट फ्रॉम फ्लोपियन ट्यूब, यानी डिंब वाहिनी से युग्मकज को प्राप्त करना। क्लियर बात हुई। इंक तो है यार, फिर चल क्यों नहीं रहा? भरा पड़ा है यार, देखो। डिम वाहिनी, दूसरा आप सीधा लिख लो, गेस्टेशन ऑफ फीटस, बच्चे का पोषण करना। 9 महीने तक बच्चे का पोषण कौन करता है? यूट्रस, गर्भाशय करता है। बच्चे का पालन पोषण गर्भाशय में होता है, लेकिन निषेचन कहाँ होता है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? फ्लोपियन ट्यूब में होता है। उसको रिसीव करता है। दूसरा और काम क्या है? तो दूसरा काम लिख लो इसका, फ्लोपियन ट्यूब ये फॉर्म ए प्लेसेंटा फॉर डेवलपमेंट ऑफ फिटस, यानी प्लेसेंटा को बोलते हैं अपरा का भ्रूण के विकास के लिए निर्माण करता है। प्लेसेंटा का निर्माण करता है। एम्बिकल कॉर्ड वगैरह बनती है वो तो छोड़ो, यानी प्लेसेंटा का निर्माण करना भी किसका काम है? तो आप कहोगे जी इसका काम है। ठीक है। किसका काम है? इसका काम है। बोला गर्भाशय किसको बोला जाता है, तो आपने देखा ही होगा, ये है। इसको गर्भाशय कहा जाता है, आपको पता हो तो। इसको गर्भाशय कहा जाता है।
इसको वेजाइना ओपनिंग कहा जाता है। इस भाग को सर्वाइकल कैनाल कहा जाता है। यहाँ से फ्लोपियन ट्यूब जुड़ी होती है। यहाँ से क्या, फ्लोपियन ट्यूब। यानी एक तो काम इसका क्या है, यहाँ से जाइगोट को 7वें दिन तक, 7वें दिन क्या कर लेता है ये, ठीक है, 7वें दिन क्या कर लेता है ये, रिसीव कर लेता है। ठीक है, 7वें दिन क्या कर लेता है, रिसीव कर लेता है एक तो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बच्चा आके चिपक जाता है, 9 महीने तक यहाँ चिपका रहता है। और 9 महीने तक चिपका रहता है, इसे अंदर वाली परत से, एंडोमेटेरियम से चिपकता है। और यहाँ पर चिपकता है तो ऐसे बच्चे के भ्रूण पोषण के लिए एक प्लेसेंटा का निर्माण होता है, तो इसे प्लेसेंटा कहा जाता है। तो निर्माण कौन करता है, गर्भाशय करता है। उसके बाद इसके जितने भी भरण पोषण है, बच्चे को डेवलप करवाना इसका काम है, भरण पोषण करवाने का काम यूट्रस का होता है। नीचे का भाग इसका सर्विक्स कहलाता है, बीच का भाग बॉडी कहलाता है। इसका बीच का भाग क्या कहलाता है, बॉडी कहलाता है। ठीक है ना। इस भाग को कहा जाता है, इसका कॉर्न्यू का कहा जाता है, इसको फंडस कहा जाता है, ये पूछा नहीं जाता। ठीक है, नीचे वाले भाग को सर्विक्स कहा जाता है। और इसको सर्वाइकल कैनाल कहा जाता है, सर्वाइकल कैनाल कहा जाता है। इसका दूसरा नाम बर्थ कैनाल भी है। ठीक है, जन्म के समय इस कैनाल के माध्यम से ही बच्चा बाहर निकलता है, इस कैनाल के माध्यम से बच्चा बाहर निकलता है। तो सर्वाइकल कैनाल और बर्थ, इसलिए इसको बर्थ कैनाल भी कहते हैं, जन्म देने वाली नलिका। ठीक है, इसकी लंबाई 2.5 सेंटीमीटर होती है, इसकी 2.5 सेंटीमीटर लेंथ होती है। कितने सेंटीमीटर होती है, 2.5 सेंटीमीटर होती है। तो क्लियर हुई बात वो। ठीक है, अब ये गर्भाशय होता है, इसके अंदर 3 परत पाई जाती है, 3 परत पाई जाती है। यानी एक ये परत हो गई, एक ये परत हो गई और एक ये परत हो गई। तो तीनों परत का नाम क्या है, जल्दी से बता देता हूँ मैं। ठीक है ना, बस इतना ही करेंगे आज। गर्भाशय कितनी लेयर होती है, 3 लेयर्स होती है। कितनी होती है, 3 लेयर्स। एक तो होता है एंडोमेटेरियम, दूसरा होता है मायोमेटेरियम, मायोमेटेरियम, और तीसरी होती है पेरीमेटेरियम। यानी 3 परत होती है, एंडोमेटेरियम, मायोमेटेरियम, और आज ये मार्कर भी काम नहीं कर रहा है यार, क्या चक्कर है पता नहीं। ठीक है, पेरीमेटेरियम सबसे अंदर की है, यानी इनर लेयर है, तो आपको आंतरिक परत है, अंदर की परत है। ये किसकी परत है, तो बीच की परत। आपसे क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा, ये बाहर की परत है, प्रोटेक्टिव लेयर कह सकते हो आप, सुरक्षात्मक परत। ठीक है ना। ये स्मूथ होती है, बिल्कुल स्मूथ मसल है। ठीक है, ये स्मूथ मसल है मायोमेटेरियम। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, ब्लड वेजल्स वगैरह पाई जाती है, रक्त वाहिकाएँ पाई जाती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा करती है। जब बच्चे का जन्म होता है, डिलीवरी के समय बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है इसके अंदर, ताकि बच्चा मतलब आराम से क्या कर सके, बच्चे को पुश किया जा सके बाहर। ठीक है ना, पुश किया जा सके, उसको जन्म दिया जा सके जल्दी। पेरीमेटेरियम बाहर से इसको केमिकल रिएक्शन वगैरह से बचाने का काम करती है गर्भाशय को। ठीक है, एंडोमेटेरियम अंदर की परत होती है, जिसके अंदर बार बार अलग प्रकार के बदलाव आते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, मान लो एंडोमेटेरियम अंदर की परत है, कौन सी परत टूटने से, कौन सी परत का ब्रेकडाउन होता है जब ब्लीडिंग होती है, कौन सी परत टूटती है, यानी किस परत के टूटने से मतलब ब्लीडिंग होती है, खून आता है। ठीक है, यानी रक्त का स्त्रावण होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंसेस के दौरान, या मेंसेस बोल देते हैं उसको। ठीक है, मेंसेस के दौरान खून आना किस मटेरियल, कौन सी परत से टूटने से होता है, एंडोमेटेरियम। यानी ब्लीडिंग जो है वो किस परत के टूटने से होती है, तो एंडोमेटेरियम टूटती है, तब आपको क्या होती है, मेंसेस के समय ब्लीडिंग होती है, तो एंडोमेटेरियम से होती है। ठीक है ना, क्लियर हुई बात। 3 परत पाई जाती है, एंडोमेटेरियम, मायोमेटेरियम, पेरीमेटेरियम। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा मेटेरियम। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आपको याद करना है। ये पूछ ले आपसे, यूट्रस कैसा अंग है, ओरिजिन कहाँ से हुआ है इसका। ठीक है, तो ओरिजिन इसका हुआ है मेसोडर्म से, याद रखना, मेसोडर्मल ऑर्गेनाई।
यानी मेसोडर्म से हाँ उत्पन्न हुआ अंग है। किससे उत्पन्न हुआ है? मेसोडर्म से उत्पन्न हुआ अंग है, मेसोडर्मल ऑर्गन है। बच्चादानी होती क्या है, किस किस प्रकार से, इसके अंदर किस प्रकार बच्चे का पालन पोषण किस प्रकार से होगा वो लास्ट में करेंगे क्योंकि खिचड़ी हो जाएगी। बच्चा किस प्रकार से इसका सर बनेगा, किस प्रकार से इसकी धड़ बनेगी, किस प्रकार से इस टांगे बनेगी, कभी इसका हड्डियाँ बनेगा, कब हड्डियाँ बनेगी, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है। नीचे का भाग सर्वाइकल कैनाल कहा जाता है। और जब डिलीवरी प्रेग्नेंट हो जाती है महिला तो ये क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। क्या हो जाता है? ये बंद हो जाता है। बंद होने के बाद मतलब अंदर के एनवायरनमेंट पे बाहर के एनवायरनमेंट का कोई फर्क नहीं पड़े, तो इस प्रकार से बंद हो जाता है, लास्ट में खुलता है। ठीक है। तो प्रेगनेंसी के दौरान ये बंद हो जाता है, इसके अंदर बच्चा पलता रहता है। और एक बात, ये मतलब जितने सेंटीमीटर 10/3 का बताया था ना, ये 500 बार यानी 500 टाइम एक्सपेंड हो सकता है। कैन बी एक्सपेंड 500 टाइम्स एक्सपेंड हो सकता है, यानी 500 गुना फैल सकता है। 500 गुना तक गर्भाशय फैल सकता है, यानी गुब्बारे की तरह ये फैल जाता है 500 बार तक। क्योंकि छोटा सा होता है, पहले तो 10 सेंटीमीटर का है, लेकिन बच्चा जब 9वें महीने तक पहुंचता है तो आपको पता ही है कितना एक्सपेंड हो जाता है, कितना बड़ा हो जाता है। तो 500 बार तक एक्सपेंड हो सकता है, यानी फैल सकता है, फूल सकता है। ठीक है ना, यानी फैल सकता है। क्लियर हुई बात? तो आज हमने जैसे पढ़ा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बहुत अच्छी अच्छी बातें पढ़ने को मिली होगी, आपको समझने को मिली होगी। अगर आपको समझ में आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं।